हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल डीएलएड वाला में। और दोस्तों, आज हम यहाँ पर यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के सेकेंड पेपर जो कि समावेशी शिक्षा होता है, इसको सॉल्व करने वाले हैं। 2025 का ये प्रश्न पत्र है। इसमें आपको 2 घंटे का समय मिलता है। 50 अंक का आपका ये टोटल पेपर होता है। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज 30 अक्टूबर को ये जो परीक्षा है वो संपन्न हुई है, 30 अक्टूबर 2025 को। तो आप बताइए कि आपके कितने जो क्वेश्चन है वो सही हुए इस पूरी परीक्षा में। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। निर्देशन में माध्यमों का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से माध्यमों का प्रयोग किया जाता है? तो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही माध्यमों का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए आपको ऑप्शन 3 जो है ये सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी बात पर दोस्तों, आप इस क्लास को शेयर भी करते रहिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। प्रश्न संख्या 2, राष्ट्रीय न्यास अधिनियम कब पारित हुआ? तो आप बताएंगे ये 1999 में पारित हुआ था। कब? सन 1999 में। इसके बाद आपका प्रश्न संख्या 3 पूछा गया कि समावेशी आवासीय संस्थाएं पाई जाती हैं कौन कौन से देशों में पाई जाती हैं? तो इसे आपको बताना था कि अमेरिका और ब्रिटेन, इन देशों में समावेशी आवासीय संस्थाएं पाई जाती हैं। इसके बाद आपका प्रश्न संख्या 4, साइको गैल्वेनिक स्किन रेजिस्टेंस ऑडियोमीटर, ठीक है, इसका प्रयोग किस में करते हैं? तो आपको बताना था कि इसका जो प्रयोग है वो श्रवण बाधिता में किया जाता है, श्रवण बाधित होने पर किया जाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 है, पुनर्वास प्रशिक्षण एवं शोध राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आपको बताना था, ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न था आपका डिस्ग्राफिया। ठीक है, डिस्ग्राफिया, ठीक है, किसी तरह का ग्राफ बनाने से। तो ये किससे संबंधित है? ग्राफ किस तरह से बनेगा? लिखने से बनेगा। ठीक है, कैसे बनेगा? लिखने से बनेगा। तो ये लिखने से संबंधित है। ठीक है, और इसके अलावा डिसलेक्सिया होता है तो वो होता है आपका पढ़ने से संबंधित। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2। ठीक है, ऑप्शन 2 राइट आंसर। प्रश्न संख्या 7 है, सही दृष्टि कहलाती है 6/6, ये आपकी सही दृष्टि कहलाती है। कई बार आपको ऑप्शन में यहाँ बताया गया था, लगातार मॉडल पेपर दिए गए थे, इसके अलावा लगातार क्लासेस आपको दी गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, वंचित होना बाल्य जीवन की उद्दीपकों की दशाओं की न्यूनता। ये जो कथन है गॉर्टन का, किसका है? गॉर्टन का। प्रश्न संख्या 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। इसके बाद आपका प्रश्न संख्या 9, प्रतिभाशाली बालकों की जो इंद्रियां हैं वो होती हैं, कैसी होती हैं? तो वो तीव्र होती हैं। कैसी होती हैं? तीव्र होती हैं। ठीक है, प्रतिभाशाली बालकों की इंद्रियां कैसे काम करती हैं? एकदम तीव्र होती हैं। प्रश्न संख्या 10 है, संगणक, ठीक है, कंप्यूटर का संबंध किससे है? तो आप बताएंगे ये अनुदेशन भी देता है और शिक्षण भी करता है। ठीक है, तो इसका संबंध दोनों से है। तो ऑप्शन 3 आपको राइट आंसर लगाना था। क्या लगाना था? ऑप्शन 3, यानी कि दोनों से है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ध्यान से देखना आपको। यहाँ पर प्रश्न संख्या आपका 11, प्रारंभिक अवस्था में मंदबुद्धि बालकों की पहचान हो सकती है। कैसे हो सकती है? अवलोकन से। कैसे? प्रारंभिक अवस्था में आप अवलोकन के द्वारा मंदबुद्धि बालकों की पहचान कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 12, परामर्श से संबंधित उपकरण कौन कौन से हैं? इसमें संचित अभिलेख, साक्षात्कार, कथा और निरीक्षण, ये सभी क्या हैं? परामर्श से संबंधित उपकरण। इसके बाद आपका प्रश्न संख्या 13, ब्लैक बोर्ड किस उपकरण की कैटेगरी में आता है? तो बताएंगे ये कठोर की कैटेगरी में आता है। ब्लैक बोर्ड कैसा होता है? बिल्कुल कठोर होता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 14 आपका मंदबाधित बच्चे का डेसिबल स्तर कितना होता है? तो आप बताएंगे 31 से 51। ठीक है, 31 से 51 डेसिबल स्तर होता है। ठीक है, मंदबाधित बच्चों के लिए। इसके बाद आपका प्रश्न संख्या 15, टेलर फ्रेम का उपयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है? तो आप बताएंगे कि विशिष्ट अधिगम अक्षमता में टेलर फ्रेम का जो उपयोग है ये किया जाता है। किसमें? विशिष्ट अधिगम अक्षमता में। प्रश्न संख्या 15 का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन 4। प्रश्न संख्या 16 जो भी यहाँ से आपको पता ही है, ये अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन यहाँ से आपके स्टार्ट हो चुके हैं। तो इसी बात पर करते रहेगा इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अपने फ्रेंड्स और भाई बहनों के साथ, ताकि और भी भाई बहन हमारे साथ यहाँ पर जुड़ सकें। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का पहला प्रश्न प्रश्न संख्या 16 कहलाता है। और इसमें आपको क्या बताना था, चलिए देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 16 में पूछा गया बुद्धि लब्धि का सूत्र। ये बार बार, ठीक है, बार बार आपको बताया गया था कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, ठीक है, बटे वास्तविक आयु इंटू 100, ये आपका बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना था। अगला क्या है? 17, सांकेतिक भाषा किसके लिए प्रयोग की जाती है? तो संकेतों के द्वारा कौन बातचीत करता है? आपको पता ही है, जो वो लोग बोल नहीं पाते हैं, जो बालक बोल नहीं पाते हैं। ठीक है, तो वह लोग क्या करते हैं? सांकेतिक भाषा का जो प्रयोग है वो करते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद प्रश्न संख्या 18, संयुक्त राष्ट्र संघ ने निःशक्त जन अधिकार की घोषणा कब की थी? तो ये यहाँ पर आपको बताना था 1975 ईस्वी में। कब? 1975 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ ने निःशक्त जन अधिकार की घोषणा की थी। निर्देशन के 2 उपकरण बताइए। ठीक है, निर्देशन के उपकरण कौन कौन से हो सकते हैं?
तो आप बता सकते हैं कि साक्षात्कार, ठीक है। ये लगातार मॉडल पेपर में आपको पढ़ाया गया था, लगातार ये क्वेश्चन मॉडल पेपर में पढ़ाए गए थे, साक्षात्कार और प्रश्नावली, ठीक है। प्रश्नावली ये क्या है, ये यहाँ पर निर्देशन के 2 उपकरण हो जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया देखेंगे हम यहाँ पर। AAMD, ठीक है। AAMD का पूरा नाम क्या था, अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल डिफिशियंसी, ठीक है। ये पूरा नाम क्या था, अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल डेफिशिएंसी, ठीक है, डेफिशिएंसी, ये AAMD का आपको पूरा नाम लिखना था, ठीक है। अगला प्रश्न आपका सृजनात्मकता के प्रमुख तत्व, ये क्वेश्चन भी बार बार आपको मॉडल पेपर में कराया गया था, ठीक है। एक बार दिखा देते हैं आपको। इसके साथ ही ये जो प्रश्न है ये 2019 की परीक्षा में भी आया था, ठीक है। तो प्रीवियस क्वेश्चन में पेपर में भी हमने आपको पढ़ाया था। प्रश्न आया था आपका सृजनात्मकता के प्रमुख तत्व कौन कौन से थे, मौलिकता था, प्रभा क्षमता था, लचीलापन, विस्तार की क्षमता, पुनः परिभाषीकरण, समस्या की अनुभूति, ये सब क्या थे आपके यहाँ पर सृजनात्मकता के प्रमुख यहाँ पर तत्व बताए गए थे, ठीक है। इसके बाद प्रश्न संख्या 22 था आपका अपवंचन क्या है, ठीक है। अपवंचन क्या है, ये भी आपका पेपर में आया है। ये क्वेश्चन 2018 की परीक्षा में भी आया था, ये भी हमने PYQ की सीरीज में लगातार आपको कराया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज में। तो अपवंचन वह स्थिति है जब व्यक्ति को अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति संभव दिखाई नहीं देती है और वह जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति में भी स्वयं को असमर्थ पाता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, अपवंचन कहते हैं। तो अपवंचन ये भी आपको पढ़ाया था। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ये अपवंचन वाला क्वेश्चन भी आपको बता दिया। इसके बाद प्रश्न संख्या 23 शैक्षिक समावेशन से क्या तात्पर्य, तो शैक्षिक समावेशन से तात्पर्य है कि सभी बालकों को शिक्षा में, ठीक है, सभी बालकों को शिक्षा के क्षेत्र में समान अधिकार यहाँ पर प्रदान करना, ठीक है। समान अधिकार और समान अवसर प्रदान करना ही क्या कहलाता है, आपका शैक्षिक समावेशन कहलाता है, ठीक है। सभी लोगों को या सभी बालकों को शिक्षा के क्षेत्र में समान अधिकार, समान अवसर प्रदान करना ही क्या है, शैक्षिक समावेशन। इसके बाद है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो ये यहाँ पर आपको बताना था 10 अक्टूबर को, प्रत्येक वर्ष 10 अक्टूबर को आपका विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसके बाद आपका DSM का पूरा नाम बताइए, ठीक है। तो DSM का पूरा नाम क्या था, आपको बताना था डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिकल मैनुअल, ठीक है, मैनुअल ऑन मेंटल डिसऑर्डर, ठीक है, मेंटल डिसऑर्डर, ठीक है। ये क्या था आपका, ये था आपका DSM का पूरा नाम, ठीक है। इसके बाद क्या है, DSM का पूरा नाम एक बार फिर सुनेंगे आप, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिकल, ठीक है, स्टैटिकल मैनुअल ऑन मेंटल डिसऑर्डर, ठीक है, डिसऑर्डर, ठीक है। इसके बाद आपका प्रश्न संख्या 26, ठीक है, मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में कब और कहाँ स्थित की गई, तो ये भी लगातार आपको बताया गया था, प्रयागराज बोले तो इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद आप ले सकते थे, इलाहाबाद में सन 1947 ईस्वी में, ठीक है, ध्यान रखना आपको। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर पर्यवेक्षण और निरीक्षण में अंतर बताइए। तो पर्यवेक्षण क्या होता है, जहाँ सुधार के लिए जांच हो, ठीक है, जहाँ सुधार के लिए जांच हो उसे हम पर्यवेक्षण कहते हैं, ठीक है। सुधार के लिए जांच करना, किसी भी कार्य में सुधार के लिए जांच करना कहलाता है आपका पर्यवेक्षण। और जहाँ पर कमी निकालने के लिए जांच की जाए, ठीक है, वही जांच की जा रही किसी अधिकारी के द्वारा कुछ कमी निकालना है तो उसे हम कहते हैं निरीक्षण, ठीक है। तो ये आपका पर्यवेक्षण और निरीक्षण में मुख्य अंतर हो सकता है। इसके बाद है पिछड़ापन मापने की इकाई क्या होती है, तो ये भी आपने लगातार पढ़ा था, शैक्षिक लब्धि, ठीक है, शैक्षिक लब्धि आपकी पिछड़ापन मापने की इकाई होती है। इसके बाद आपका पर्यवेक्षण के कोई 2 प्रकार लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लगातार पढ़ाया गया था कि निरंकुश या सत्तावादी पर्यवेक्षण हो सकता है, निरंकुश या सत्तावादी। इसके अलावा दूसरा हो सकता है आपका लोकतांत्रिक, ठीक है, लोकतांत्रिक पर्यवेक्षण, ठीक है, जिसमें पर्यवेक्षक को पूरी आज़ादी होती है, ठीक है। और जहाँ पर निरंकुश या सत्तावादी पर्यवेक्षण होगा वहाँ पर आपको पता ही है, जो यहाँ पर सत्ताधारी लोग हैं वो पर्यवेक्षक पर अपना दबाव बनाकर रखते हैं, ठीक है। तो पर्यवेक्षण 2 प्रकार का होता है। इसके बाद यहाँ पर क्या कहा, यहाँ पर कहा गया है कि प्रश्न संख्या 23 में हॉलिंगबर्थ की एक पुस्तक का नाम लिखिए। तो हॉलिंगबर्थ की पुस्तक आप बता सकते हैं करिकुलम ऑन रैपिड लर्नर्स, ठीक है, करिकुलम ऑन रैपिड लर्नर्स, ठीक है।
करिकुलम ऑन रैपिड लर्नर्स। ठीक है, ये हॉलिंगबर्थ की पुस्तक का नाम बता सकते हैं। इसके बाद जो लघु उत्तरी क्वेश्चन है ये बहुत जल्दी आपको अलग से क्लासेस में मिल जाएंगे। तो यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन तक आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा, और इस क्लास को शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स और भाई बहनों के साथ, ताकि और भी भाई बहन हमारे साथ यहाँ पर जुड़ सकें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अगले सेमेस्टर की क्लासेस यहीं पर आपको मिलेंगी, लगातार मिलेंगी। इसी बात पर कीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और हमसे जुड़े रहिएगा। आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस।